वो 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट लाइव की चर्चा रहने जा रही है, उन 5 सवालों से आपको रूबरू कराएं। पहला सवाल जो हर किसी के जहन में है वो यही कि क्या सबका विकास विश्वास वर्सेस विपक्ष को जाति से आस, क्या आप सब कुछ इसी के इर्द गिर्द अगला वर्सेस पिछड़ा, क्या यही सियासी दाव है जो काफी ज्यादा मजबूती के साथ नजर आएगा। जो तीसरा सवाल है आज डिबेट लाइव का वो दरअसल में जातिगत जनगणना के सामने आने के बाद खड़ा होता है कि जातिगत गणना की रिपोर्ट किसके वोट पर इससे चोट पड़ती है और किसका सियासी शुभ लाभ होने जा रहा है इन आंकड़ों के सामने आने के बाद। 2024 का दंगल फिर मंडल वर्सेस कमंडल, क्या हम एक बार फिर 90 के दौर में जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नीरज कुमार जी आपके साथ। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या 2024 की लड़ाई अब जाति के इर्द गिर्द सिमटेगी। एक एक मिनट शुरुआती वक्त में हम अपने देते हैं प्रवक्ताओं को। आपका 1 मिनट शुरू होता है नीरज कुमार जी। सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी, इस देश की राजनीति में, आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसे राजनेता उभर करके आए जिन्होंने तमाम झंझावात को झेलते हुए जाति सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक किया। जाति एक सामाजिक सच्चाई है। सरकारी नौकरी हो, कल्याणकारी कार्यक्रम हो, तो आखिर जनगणना नहीं हो रही हो। दुनिया के 89 देशों में जनगणना हो गया, लेकिन भारत सरकार जनगणना तक नहीं करा रही है। तो जाति गणना की रिपोर्ट भविष्य की राजनीति की एक कार्य दिशा भी तय करेगी और कल्याणकारी कार्यक्रमों में सबकी रिपोर्ट यह है। समाज के हर तबके की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट आईना की तरह साफ होगा कि किसने इस बिहार में किस समुदाय के लिए क्या किया है। ठीक है, आपने 1 मिनट से पहले अपनी बात को खत्म किया, अच्छी बात है। अनुराग भदौरिया, मैं उम्मीद करता हूं आप भी 60 सेकंड के अंदर अपनी बात को खत्म करेंगे। शुरुआती चर्चा के तौर पर सवाल यह कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए विपक्ष जाति के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, समाज में विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, और जाति चूंकि हमारे देश में है, चूंकि मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो भदौरिया तो हमारी जात है, इसमें तो हम इससे तो नकार नहीं सकते। अब इसमें किसकी कितनी संख्या है, कितने लोग किस जाति के लोग हैं, पता चल जाएगा तो उनका विकास करना आसान हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाएगा किस बिरादरी के कितने लोग हैं, जो पीछे हैं, जो आगे हैं, अगर जो पीछे छूट गए उनको आगे कैसे लाना है, उनको कैसे संपन्न बनाना है, तो ये आसान होगा ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि अब कुछ बचा नहीं है, चूंकि वो सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। नफरत की राजनीति को जनता ने नकार दिया है और हम समाज के विकास की राजनीति कर रहे हैं। जाति गणना उसका एक हिस्सा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला रिजर्वेशन लेके आई है, तो उसमें भी तो क्लॉज लगाया कि हम पहले जनगणना करेंगे फिर परिसीमन करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो जनगणना के तो खिलाफ ही है, जाति जनगणना यहाँ पे जनगणना के भी खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई लेना ही देना नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। इसके मतलब कि समाज में रह रहे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सत्ता से लेना देना है, कैसे सत्ता मिलेगी। अनुराग भदौरिया, माफ कीजिएगा डॉक्टर गिरी, जो सवाल यहां पर जेडीयू और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने खड़ा किया वो ये कि अगर सब कुछ जाति आधारित है तो बीजेपी कैसे भागेगी विपक्ष जिसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। देखिए, जातिगत जनगणना की बिहार में जब बात शुरू हुई, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हम दोनों साथ में सरकार में थे। हमारे विधायक ज्यादा, हमारे मंत्री ज्यादा, हमारे 2 उपमुख्यमंत्री थे। हमने उनका साथ दिया और हमने इस प्रयास के लिए उनके साथ कदम ताल पे खड़े रहे। और ये जो रिपोर्ट आई है सामने, ये सिर्फ जाति की बात क्यों कर रहे हैं आप? पूरे परिवार पूरा बात करिए, क्या हुआ, कितना विकास हुआ, कितना पिछड़ेपन है, किसका कितना पिछड़ेपन है। ये तो प्रदेश के प्रमुख के लिए खुद आईना है, क्योंकि 18 साल से कुर्सी पर तो स्वयं विराजमान है। तो 18 साल में बिहार को कितने कदम आगे ले गए और उनके पीछे 15 साल के साथ देने वाले आज उनके साथ हैं। तो 33 सालों में बिहार कहां पहुंचा? क्या लालू जी को आंख का ऑपरेशन करा, नीतीश जी को आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली आना पड़ता है और लालू जी को किडनी ट्रांसप्लांट कर सिंगापुर? जाति समाज की सच्चाई है। प्रदेश के प्रधानमंत्री पिछड़ा और हम भी पिछड़े समाज से आते हैं। लेकिन तो सवाल ये उठता है कि जातीय उत्थान की अगर बात की जाए, जो दुनिया में जितने विचारक हुए जिन्होंने पिछड़े उनके विकास, डॉक्टर गिरी माफ कीजिए 60 सेकंड एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। जो उपाध्याय, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा तो लोहिया के जमाने में सुनाया जाता था पूरे देश में। राहुल गांधी की क्या मजबूरी आ गई? जो नारा उन्होंने आज तक कभी आगे नहीं लिया, उस नारे को अब वो उठा रहे हैं।
देखिए, मजबूरी नहीं है, ये सच्चाई है, जातीय समाज की सच्चाई है। जिस तरह से देश में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रभुत्व अधिकार हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पे है कि कैसे सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के तौर पे उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो देश में जो सच्चाई हो, सच्चाई को व्यक्त करने में किसी को इतना पेट में दर्द क्यों है? मैं तो बोलना चाहता हूं, भाजपा के लोग जो गोपीनाथ मुंडे जी को क्यों भूल जाते हैं? बिहार में एक स्वयं कहते हैं कि हम साथ में थे, तो फिर अब जातीय जनगणना को प्रकाशित करने में भी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और जातीय जनगणना करने से नीति निर्माण की प्रक्रिया में जो उनको क्या हिस्सेदारी मिली, उनको क्या लाभ हो सकता है, इस सच्चाई को जानने से उनके साथ क्या अन्याय हो जाएगा? आपने कहा मंडल का मंडल या अगड़ी पिछड़ी, ये सब कुछ बात नहीं है। सबका साथ और सबका विकास कब होगा? जब उसके समस्याओं के, उसकी चुनौतियों को हम समझने का प्रयास करें। एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए। समाज में जाति सच्चाई है और उस जाति को राजनीति के एंगल से नहीं, उसके विकास के एंगल से सोचने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी उसी नजरिए को ध्यान दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि देश में सभी का सर्वांगीण विकास। ठीक है नीरज कुमार जी, सवाल ये कि आपने जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक तो कर दिया, लेकिन क्या इसके आधार पर अब आप सपना देख रहे हैं कि वो सारी जातियां आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, खासकर पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। 2011 में यूपीए सरकार ने ऐलान किया था जातिगत जनगणना का, उसके बाद मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे और 2014 का लोकसभा चुनाव भी हारे। नीरज कुमार जी, नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछड़ा प्रधानमंत्री, ना, गलत बोल रहे हैं आप। आदरणीय सुशील मोदी जी ने 3 मई 2013 को कहा कि अगला अति पिछड़ा प्रधानमंत्री होगा। अब गुजरात में अति पिछड़ा है कि नहीं मैं नहीं जानता, ये तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। दूसरी बात, केवल चुनावी लाभ के लिए यह नहीं है, चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, और वो कह रहे थे कि हम तो साथ में थे, तो फिर यूथ फॉर इक्वलिटी कौन संस्था है? इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है, उस लोगों में यही याचिका करता है। 27% आरक्षण मिलता है, उसके खिलाफ याचिका दाखिल करता है। 10% के खिलाफ याचिका दाखिल करता है। जाति सर्वे के खिलाफ करता है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं इसको रोकने के लिए, जाति सर्वे को। तो आप सहमत थे, तो आप कर क्या रहे थे? आचरण क्या था अंदर का? यूथ फॉर इक्वलिटी से आपका संबंध क्या? प्रोफेसर संगीत रागी कौन? प्रोफेसर मक्खन लाल कौन? ये कौन लोग हैं जो याचिका करता रहे हैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक? अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस बात की आपने चर्चा की, हम जी बोलिए सवाल है तो पूछ जी कंप्लीट कीजिए नीरज कुमार जी। क्या आंकड़े जारी करने से वोट मिल जाएंगे, इसकी गारंटी? 2011 का उदाहरण हमारे सामने। मेरी नहीं, वो वोट, अरे भाई, अरे हम बता रहे हैं आपको कि माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के प्रथम राजनेता बने जिन्होंने बिहार में 2009 में अति पिछड़ा वर्ग विभाग बनाया। पहले नहीं था। अति पिछड़ा में महिलाओं को आरक्षण दिया, दिव्यांग को आरक्षण दिया, स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को दिया, लेकिन गणना ही नहीं हुई थी। बताइए क्या मजाक है देश के सामने हो रहा था? आखिर गणना नहीं हुई तो इसका क्या औचित्य था? ठीक है डॉक्टर गिरी, तो बीजेपी कहीं डरती रही क्या कि हम जैसे ही जातिगत जनगणना पर आगे बढ़ेंगे हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? 2011 में जो काम मनमोहन सरकार नहीं कर पाई, 2014 से 2023 तक आप तो कर सकते थे। आपने कब ईमानदार कोशिश की और आपको डर किस बात का? क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जब भी इस देश में पिछड़ों की बात आई है, चाहे मोरारजी देसाई के समय में जब बना हो मंडल आयोग, उस समय हमारे 2 मंत्री थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी भी थे। जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस समय हमारे 85 सांसद थे। हम लोगों ने हमेशा पिछड़ों की बात की। समाज के जो भी दबला पिछड़ा कुचला शोषित पीड़ित है, आज आप कह रहे हैं कहाँ प्रधानमंत्री की फोटो लगी है? अरे प्रधानमंत्री की फोटो तो हर गांव गरीब किसान नौजवान के दिल में लगी हुई है। इस देश के हर पिछड़े चर्मकार, कर्मकार, शिल्पकार से लेकर के हर किसी के दिल में लगी हुई है। जो 3 लाख रुपए लोगों को लोन दे रहे हैं, जिस तरह से ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, पढ़ाई से लेकर के और जो उनको एमफिल से लेकर के तमाम जगहों पर जिस ढंग से किया गया है। नीरज कुमार जी ने तो नाम भी गिनाए, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर मक्खन लाल, सब जानते हैं। डॉक्टर गिरी, उन्होंने तो उदाहरण भी दिया, नाम भी बताएं। सवाल ये कि बीजेपी को क्या डर सता रहा है? ये कोई भाजपा के ये तो कोई भाजपा के सदस्य है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर साथ में थी और साथ में रह करके सपोर्ट किया,
तो उसका स्टैंड उसी समय क्लियर है और हम इस क्लियर कट स्टैंड के साथ रहे। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जातिगत उन्माद नहीं, जातिगत उत्थान की बात हो। ठीक है, मैं इसी की बात कह रहा हूं कि दुनिया में जितने विचारक हुए, अनुराग भदौरिया, अभी डॉक्टर गिरी ने मंडल कमंडल का जिक्र किया। नीरज जी, मैं आऊंगा आपके पास। 90 के दौर में जब मंदिर आंदोलन चरम पर था तब पूरे देश ने मंडल देखा। अब मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है, एक बार फिर मंडल जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है। ये संयोग है या प्रयोग है 2024 को लेकर? देखिए, ये एक तय मान के चलिए, मैंने पहले बोला था फिर आपको बोल रहा हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस देश की जनता की जो कमर है वो महंगाई से टूटी है। अब भारतीय जनता पार्टी महंगाई बेरोजगारी पे चूंकि बात ही नहीं करना चाहती, जाति जनगणना आई इस पे भी बात नहीं करना चाहती, वो किसी पे बात नहीं करेगी। आप कोई मुद्दा ले आओ, विकास का मुद्दा ले आओ तो भी वो चर्चा नहीं करेगी। विकास का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है ना, उस पर आप बात करो तो नहीं करेगी। हाँ, ये बात जरूर करेंगे कहीं 2-3 लाख रुपए हमने सबके अकाउंट में दे दिए तो ये बताइए कि खेती बेच के दे रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? अरे भाई, देश का पैसा है, देश में आपकी सरकार है, इसी जनता ने आपकी सरकार बनाई थी, तो क्या आप जनता के लिए कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं करेंगे, इतना सा भी नहीं करेंगे कि खाली बातें करेंगे? इतना तो करेंगे ना, इतना सा, तनिक सा। बहुत कुछ तो आपने किया नहीं, और तनिक सा करते उसको भी इतनी मार्केटिंग करते हो जैसे कितना आपने कर दिया हो। कितना रोजगार दे दिया आपने? कितना रोजगार दे दिया आपने? आपने तो 2 करोड़ रोजगार की बात की। तो आप कह रहे हैं बेरोजगारी भी है और आंकड़े भी हैं जातिगत विपक्ष के पास। मैं तो कह रहा हूं कि इनसे पूछ रहा हूं ना कि इन्होंने जो किया था वो तो किया। के जो बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं, जो अब नहीं रहे हैं, अब वो खाली हो गए, थिंक खत्म हो गया है जी। वो एक एक मुद्दा निकालेगा, अरे जाति जनगणना ये तो हमारे खिलाफ है, अब तो जनता ही हमारे खिलाफ है, तो यार इसी को किसी तरह से रोको, करो। वैसे तो खुद ही चौड़े होके मंच पे कि हम तो पिछड़े से, पिछड़े वर्ग से, ठीक, कई बार इनके नेता कहते हैं, लेकिन जनता की नजरों में तो अब रोज नए नए मुद्दे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। जी, भदौरिया साहब, इनका कुछ डॉक्टर गिरी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर गिरी, 30 सेकंड आपके पास, फिर मैं अजय उपाध्याय जी के पास आऊंगा। काउंटर करना चाह रहे हैं डॉक्टर गिरी, संक्षेप में। अरे मैं अपनी बात कह लूं ना, बात नहीं रहे मेरी। भदौरिया जी, कुछ टेक्निकल इशू है, आपके सिग्नल ठीक नहीं आ पा रहे। मैं आऊंगा भदौरिया जी आपके पास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा डॉक्टर गिरी कंप्लीट मैं इनसे पूछता हूं, मैं आपसे दावा से कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया हो, 10वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था लाए, और हमारा दावा है कि अगली सरकार आएगी तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और ये समाजवाद के नाम पर एक परिवार के पास सरकार, आप जाति की बात करें और परिवार का कल्याण करें, सबका नाम जपना और सारा माल परिवार का अपना, ये परिवारवाद समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चलाने वाले अगर ऐसी बात जाति की हो रही है, बात पिछड़ा वर्ग की हो रही है, और बात 2024 की सियासी तस्वीर की हो रही है। जो उपाध्याय, रामचरितमानस पर सवाल, सनातन पर सवाल, खेत ठाकुर का मुद्दा सामने आता है, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण क्यों नहीं है, ये मुद्दा सामने आता है। ये सब कुछ सोच समझकर हो रहा है क्या? और उसके बाद ये जातिगत आंकड़े, ये मान लिया है विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, किस बार का चुनाव पिछड़ा वर्ग और उसके आसपास ही लड़ना है हमको। अनुराग जी, ये सोच समझ की बात नहीं है, ये सच्चाई है। इस देश की समझ जो है, उस समझ पर कोई प्रश्न न उठाए। मैं मानता हूं, अभी जो हमारे गिरी जी ने कही कि मंडल कमीशन की बात, मंडल कमीशन के समय में जरूर इन्होंने सोच समझकर मंडल कमीशन का विरोध किया था। सबको पता है बीपी सिंह की सरकार कैसे गिराई थी, अडवाणी जी कैसे रथ यात्रा लेकर निकले थे ताकि वो जो है सफल नहीं हो और पिछड़ों को अधिकार नहीं मिले, और ये हुआ। अंततः कांग्रेस पार्टी ने उस अधिकार को देने का काम किया। पंचायती राज में हमने वो अधिकार देने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण दिया। आज 15 लाख महिलाएं जो है जिला पंचायत और नगर पंचायत में जो है आज अध्यक्ष की भूमिका में है। अभी भी जब महिलाओं को अधिकार देने की बात, इतने ही ईमानदार आप रहे, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, तो राहुल गांधी अब क्यों कह रहे हैं कि 2024 के बाद हम जातीय जनगणना कराएंगे? 2004 से 14 तक किसने रोका था? कमलनाथ अब क्यों कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे मध्य प्रदेश में तो जातीय जनगणना कराएंगे? इससे पहले जब कुछ वक्त के लिए तब ऐलान कर देते। अशोक गहलोत को किसने रोका 5 साल तक? वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2013 के आसपास में जो जातीय जनगणना यूपीए सरकार ने कराई और जिसको ऑलरेडी प्रकाशन सिर्फ इनको करना है, न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको 9.5 साल में इन लोगों ने जारी नहीं किया।
हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वो करा करके रखी हुई है। जातीय जनगणना ऑलरेडी हो रखी है, उसको प्रकाशित करना है, लेकिन ये प्रकाशित नहीं करेंगे। एक बैरियर लगा दिया डिलिमिटेशन का और जनगणना का। महिलाओं को अधिकार अभी देना है, 2024 के लोकसभा में ये 33-34 तक ले जा रहे हैं, उसमें भी अधिकार देना है कि ओबीसी को क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए। नीरज जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और एक सवाल हर किसी के जहन में लगातार, वो सवाल ये कि क्या ये आंकड़े जारी करने के बाद ये भरोसा कर लेना सही है आपके लिए कि अब ये सारा वोट बैंक हमारा हो गया? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूं, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़े दलित के हिमायती हैं, तो पीएम यशस्वी योजना के नाम पर पिछड़ा वर्ग, चूंकि अति पिछड़ा तो केवल बिहार में है, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया। राइट टू एजुकेशन का वायलेशन किया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। दूसरी बात, सर समय थोड़ा कम है, हर नीरज जी समय थोड़ा कम है, लेकिन आरक्षण आंकड़े जारी करना क्या वोट बैंक हासिल कर लेने की गारंटी है? फोटो का तीसरी बात कि नीरज जी नहीं, वोट बैंक की हम चिंता नहीं करते, हम वोटर की चिंता करते हैं। हमने कभी भी वोट बैंक की चिंता नहीं की है, हम वोटर की चिंता की है। ठीक है, भदौरिया साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? 24 की लड़ाई जाति के इर्द गिर्द होने जा रही है, सार्वजनिक करवाया? भदौरिया जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब वो सत्ता में नहीं आएंगे, तब वो अपने लोगों से बोलते क्या किया जाए भैया, तो कहेंगे यार देखो सर, तो जाति जनगणना भी आ गई, किसान भी हमारे खिलाफ है, महिलाएं भी हमारे खिलाफ है, युवा भी हमारे खिलाफ है, कॉर्पोरेट के लोग भी हमारे खिलाफ हैं, अब तो पत्रकार बंधु भी हमारे खिलाफ हैं। नहीं कह रहे हैं डर से कुछ, लेकिन अंदर से वो हमारे खिलाफ चले गए। तो हर वर्ग, गाँव का आदमी हमारे खिलाफ है, शहर का आदमी हमारे खिलाफ है, तो क्या किया जाए? अरे भैया माइक लेके दौड़ो, कहीं जाओ, कहीं देखो विपक्ष का कोई नेता कुछ एक आध शब्द उसका पकड़ लाओ, तो वो एक आध कहीं माइक लगा के क्यों भैया क्या हुआ, उसका आधा शब्द पकड़, अरे पकड़ लिया, देखो क्या करें, देखो नफरत की बात कर रहे हैं, देखो नफरत की बात कर रहे हैं, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अरे कमाल की बात करते हो आप। ठीक है, आप खाली अरे बुरी बात हो जाने के बोलिए। ये जो बीजेपी वाले या वो बीजेपी वाले के जो सहयोगी पत्रकार बंधु लोग हैं, वो अब बात पकड़ने लगे विपक्ष की, छोटी बात पकड़ के लाते हैं, जिसको मैं डॉक्टर गिरी 20 सेकंड किसी ने उसकी आधी बात पकड़ के लाएंगे, पूरी नहीं पकड़ के लाएंगे, और फिर कहेंगे देखिए क्या बात। डॉक्टर गिरी 20 सेकंड कहिए अपनी बात, क्या कह रहे हैं आप? देखिए यही बात कहूंगा कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर देखिए सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने के ये तमाशे अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार क्या जाति 2024 में चुनावी मुद्दा इंडिया गठबंधन का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, आय की असमानता, अडानी के साथ जो खेबर कर रहे हैं, इनके मित्रों की जो संपत्ति लगातार बढ़ रही है, ये मेजर मुद्दा है। जनता के मुद्दों में जातीय जनगणना भी एक मुद्दा रहेगा, महिला आरक्षण का भी एक मुद्दा रहेगा, और भाजपा को इसका जवाब इस देश के सबसे ज्यादा संख्या जिसकी है उसको देनी पड़ेगी। बिहार से जो आज खबर आई है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक तस्वीर को तय करती नजर